हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एनसेड्स। एनसेड किसके लिए स्टैंड करता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि इन्फ्लामेशन को कम करती है, बट उसका प्रिपरेशन नॉन स्टेरॉयडल होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्या करती है एनसेड्स? इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, जिसको कॉक्स इनहिबिटर भी बोलते हैं। तो साइक्लोऑक्सीजनेज क्या करता है? एराकिडिनोइक एसिड को कन्वर्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन में। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाता है तो हमें क्या होता है? फीवर होता है, पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो हम एनसेड में क्या करते हैं? साइक्लोऑक्सीजनेज यानी कोक्स को इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा? एराकिडोनोइक एसिड जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन में या थ्रोम्बोक्सिन में कन्वर्ट नहीं होगी, तो इनका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो फीवर रिड्यूस हो जाएगा, पेन रिड्यूस हो जाएगा और इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाएगा। अब कोक्स के दो टाइप्स होते हैं, कोक्स 1, कोक्स 2। कोक्स 1 जो होता है वो नॉर्मली अपने सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है? कंस्टिट्यूटिव एंजाइम, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर सेल्स। ऑलवेज फंक्शन, हाउसकीपिंग फंक्शन होता है इसका। कोक्स 2 क्या होता है? इंड्यूसिबल एंजाइम। ये कुछ सर्टेन केसेस में ही मतलब ये एक्टिव होता है, मतलब आता है किसी किसी सेल्स में कोक्स 2। तो फिर क्या होता है? इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में, जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। और ये कहीं कहीं पर कंस्टिट्यूटिव एंजाइम की तरह भी रहता है, जैसे कि किडनी हो गया, एंडोथेलियल सेल्स हो गया, ब्रेन हो गया, फिटस हो गया। अब कोक्स 3 की बात करते हैं। ये एक वेरिएंट है कोक्स 1 का। इसका कोई रोल नहीं होता इन्फ्लामेशन में, बट नॉट येट फाउंड इन ह्यूमंस। वैसे ये ब्रेन्स में होता है और हमें डॉग्स के ब्रेन्स में ये मिला है अभी तक, तो ह्यूमन में इतना मतलब इसको अभी फाउंड नहीं किया गया है। तो कोक्स 3 क्या करता है? इसका जो इफेक्ट होता है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक होता है, मतलब जो इनहिबिट करता है। कोक्स 3 जो होता है वो एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करता है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट करता है। इन्फ्लामेशन का कोई इफेक्ट ये शो नहीं करता। तो जैसे कि पैरासीटामोल जो ड्रग है उसका कोई रोल नहीं है एंटी इन्फ्लामेशन में। इट इज़ अ जस्ट रोल इन एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। इसका रोल जो है एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है। या एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? पेन किलर। एंटीपायरेटिक मतलब क्या होता है? जो फीवर को रिड्यूस कर। नाउ कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द NSAIDs। तो हमें यहाँ पर बात किया कि हम कोक्स को इनहिबिट करते हैं। अब कोक्स भी 3 टाइप्स के मैंने बताए थे, कोक्स 1, कोक्स 2, कोक्स 3। तो इसी की बेसिस के ऊपर हम कोक्स के बेसिस के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव मतलब जो कि कोक्स 1 को भी इनहिबिट करता है, कोक्स 2 को भी इनहिबिट करता है इक्वली। प्रिफरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर, तो जो कि कोक्स 2 को ज़्यादा इनहिबिट करता है इन रेफरेंस टू दी कोक्स 1। तीसरा क्या है? सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर, जो सिर्फ कोक्स 2 को इनहिबिट करता है। इसके अपने अपने फ़ायदे भी होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और क्या है? नॉन कोक्स 1 इज इक्वल टू कोक्स 2 इनहिबिटर, जो कि मैंने कोक्स 3 के बारे में बताया था, जैसे कि पैरासीटामोल के बारे में बताया था, जिसका एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट है। तो अब एक बार देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, बहुत सुना होगा एस्पिरिन का नाम। ये इरिवर्सिबल कोक्स इनहिबिटर है। आगे इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, मिफेनामिक एसिड। अब नेप्रोक्सेन जो है वो माइग्रेन के लिए जो पेन होता है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम माइग्रेन के बारे में पढ़ेंगे आगे, तो मैं आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स सब के बारे में बताऊंगी कि माइग्रेन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये नेप्रोक्सेन एक ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस नहीं कह सकते, मतलब अगर पेन होता है तो माइग्रेन का, तो उसके लिए बहुत यूज़ किया जाता है। अब प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर में डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, मिलोक्सिकैम, इटोडोलैक। सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर में CEP, कैप से निमोनिक है, उससे हम याद कर सकते हैं। सेलिकोसिब, कोसिब वर्ड्स आता है पीछे, इटोरिकोसिब, पैरिकोसिब। अब इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बताई दिया था, पैरासीटामोल, निफोपाम, मीटामिजोल। ऑल एनसेड्स इनहिबिट कोक्स एंजाइम, कॉम्पिटिटिव प्लस रिवर्सिबल। सारे के सारे एनसेड जो होते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं कोक्स एंजाइम के। बट जैसे कि मैंने बताया, एस्पिरिन इज ए इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कोक्स एंजाइम। तो ये कैसे बॉन्ड से? इरिवर्सिबल है तो कैसे बॉन्ड से अटैच होगा? कोवलेंट बॉन्ड से। और रिवर्सिबल है तो आयनिक बॉन्ड से। कॉमन यूजेस ऑफ एनसेड की अब हम बात करते हैं।
सबसे पहला तो एनाल्जेसिक इफेक्ट है इसका, डिक्रीज पेन, वेरी इफेक्टिव इन पेन रिडक्शन, इफेक्टिव इन ऑल टाइप ऑफ पेन एक्सेप्ट न्यूरोपैथिक पेन, जो कि इसे न्यूरोपैथिक पेन में हम क्या यूज़ करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट का यूज़ करते हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स का यूज़ करते हैं, और क्या हो गया ये एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी है इसका। हमने पूरा कोक्स के बारे में पढ़ा ना, तो ये 3 तो हमें याद ही होने चाहिए। इसका इफेक्ट है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी। दूसरा क्या है, यूटराइन रिलैक्सेंट, जिसको टोकोलाइट्स बोलते हैं। अभी मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगी OCPs के बारे में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, उसमें भी मैं ये थोड़ा सा टॉपिक इंक्लूड करूंगी टोकोलाइटिक्स का, यूटराइन रिलैक्सेंट का। क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, जो हमारे जैसे ये होता है ना हमारा पूरा हार्ट, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, तो जो यहाँ पर वो कहते हैं ना छेद रह गया बच्चे का, तो उसको फुलफिल करने में, उसको क्लोज करने में भी इसका बहुत हेल्प रहता है। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है आइबुप्रोफेन, एंडोमेथासिन, एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन क्या करता है, इनहिबिट PGE2 सिंथेसिस। जो PGE2 है वो इसका जो डक्टस आर्टरियोसस है उसका क्लोजर नहीं करा पाता है। अगर ये सिंथेसाइज होता है तो इसको क्लोजर को रोकता है। अब हम एस्पिरिन देंगे तो ये इनहिबिट हो जाएगा PGE2, और क्या होगा, हमारा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस क्लोज हो जाएगा। ओके, अब कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं NSAID। तो मोस्ट कॉमन तो क्या है, नोजिया वोमिटिंग है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्टिक अल्सर। मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं पेप्टिक अल्सर के, अगर हम एस्पिरिन ले रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि हमें पेप्टिक अल्सर होगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्या होता है ना, हमारे GIT जो होता है उसके अंदर COX-1 एंजाइम होता है जो कि PGE2 सिक्रेट कराता है। हमने ऊपर भी PGE2 की बात करी, यहाँ पर भी। तो PGE2 यानी प्रोस्टाग्लैंडिन, ये मैंने जो पेप्टिक अल्सर पढ़ाया था ना उसमें भी थोड़ा बहुत बताया है मैंने इसके बारे में, PGE2 के बारे में। वो होते हैं ना पैराइटल सेल्स वगैरह, बहुत सारे टाइप के 6 सेल्स होते हैं GIT में, सब म्यूकोसा लेयर्स में, म्यूकोसा लेयर में, तो ये सब उनके बारे में है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो सिक्रीट होता है वो क्या कराता है, क्या हेल्प कराता है हमारा, वो HCl के सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, बाइकार्बोनेट और म्यूकस लेयर को बढ़ाता है। तो ये प्रोटेक्टिव जो मैकेनिज्म है उनको इंक्रीज करता है, और जो डेटेरियोरेटिव हमारे मैकेनिज्म्स हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। पर इसकी वजह से क्या होता है, एस्पिरिन वगैरह यानी NSAIDs हम देते हैं तो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर अगर हमने दिया, डू नॉट कोज, इसमें है ना, तो हम क्या दे सकते हैं, अगर हमें भाई किसी को पेप्टिक अल्सर है और हमें उनको NSAIDs देना पड़ रहा है, तो हमें ना सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर दे सकते हैं। बिकॉज COX-1 जो है, अगर हम वो इनहिबिट करेंगे तो PGE2 का सिक्रीशन जो है वो बंद होगा, सिंथेसिस बंद होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, COX-2 इनहिबिटर जो है सेलेक्टिव, उनको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पैरासीटामोल को भी कर सकते हैं। पैरासीटामोल इज़ द सेफेस्ट ड्रग, अगर इसका ज़्यादा ओवरडोज ना लिया जाए, इसका ओवरडोज की भी लिमिट बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ही सेफेस्ट ड्रग माना जाता है हर चीज़ के लिए, फीवर के लिए, अगर कुछ हल्का फुल्का पेन हो रहा है उस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं किडनी में क्या होता है ना, COX-2 एंजाइम होता है। हमने ऊपर COX-1 की बात करी थी, किसके अंदर, GIT के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं COX-2 की। किडनी के अंदर क्या होता है, COX-2 जो कि PGI2 सिक्रेट कराता है, और वहाँ पे क्या था हमारा PGE2, यहाँ पर क्या है PGI2। तो मान लीजिए PGI2 जो है वो वैसोडाइलेशन कराता है, तो इससे क्या होता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो इंक्रीज यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सक्रीशन बढ़ेगा, तो हम हेल्दी रहेंगे। NSAID क्या कराता है, डिक्रीज PGI2, क्योंकि COX-2 को इनहिबिट कर रहा है, PGI2 को सिक्रीशन कम हो रहा है, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो इससे नेफ्रोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, रेनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक ड्रग है इसी वजह से बैन किया जाता है, बिकॉज इट इज़ कोजिंग नेफ्रोटॉक्सिक। अब किडनी को ब्लड सप्लाई अगर हम रोक देंगे तो नेक्रोसिस हो जाएगा, तो ये क्या है, फेनासिटीन जो है वो ड्रग बैन कर दिया गया है। एंटी डायूरेटिक एक्शन भी इसका होता है, रिड्यूस यूरिन। अब वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है किडनी से, GFR वगैरह भी कम होगा, तो यूरिन का प्रोडक्शन भी कम होगा। इससे क्या होगा, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, सोडियम का लेवल बॉडी में ब्लड में बढ़ जाएगा, वाटर बढ़ जाएगा, इससे हाइपरटेंशन हो सकता है, एडिमा हो सकता है। ब्लड में क्या होता है, 2 टाइप के एक्शन होते हैं, एक तो एंटी प्लेटलेट और एक प्लेटलेट एग्रीगेशन एक्शन। एस्पिरिन जो होता है वो एंटी प्लेटलेट एक्शन शो करता है, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है MI और स्ट्रोक के केसेस में, इसीलिए बोला जाता है। देखा होगा आपने, अगर कार्डियो वार्ड में जाते होंगे, आपकी ड्यूटी लगती होगी, तो एस्पिरिन क्या करता है, MI के पेशेंट्स में, पोस्ट MI के पेशेंट्स में, स्ट्रोक के पेशेंट्स में इसको हम देते हैं, बिकॉज इट इज़ एन एंटी प्लेटलेट ड्रग। ऐसे इसमें COX-1 है, COX-1 की बात हमने आगे भी की है, COX-2 की भी बात की है। COX-2 PGI2 सिक्रेट
सिक्रेट करता है, कोक्स 1 क्या करता है, PgE2 सिक्रेट करता है, E2 के साथ साथ ये TXA2 थ्रोम्बोक्सिन A2 भी सिक्रेट करता है जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है, ठीक है। और ये PgI2 क्या करता है, ये इनहिबिट करता है प्लेटलेट अटैचमेंट को, ठीक है। तो अगर हमने मान लीजिए सेलेक्टिव कोक्स 2 हमने दे दिया, नो इफेक्ट ऑन प्लेटलेट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेदर इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन, जैसे कि मैंने बताया ना, कोक्स 2 क्या करता है, इनहिबिट करवाता है अटैचमेंट को। अब मान लीजिए हमने कोक्स 2 इनहिबिटर दे दिया, अब कोक्स 2 इनहिबिटर दे दिया तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, MI कोच कर सकता है, स्ट्रोक कोच कर सकता है। अब 5th वन की बात करते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शन भी कोज कराता है, PgI2। अब एराकिडोनिक एसिड जो है हमारा 2 पाथवेज फॉलो करती है, कोक्स और लोक्स। कोक्स में क्या होता है, पीजीज बनते हैं, थ्रोम्बोक्सिन बनता है, इसमें क्या बनता है, ल्यूकोट्रिन्स बनता है, C4D4, ये हमने माइक्रो में भी बहुत पढ़ा है। तो हम माइक्रो में आगे, मतलब जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी माइक्रो में भी इसके बारे में। C4D4 ये क्या होता है, ल्यूकोट्रिन्स होते हैं जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन कोज होता है, ठीक है। अब इससे क्या हो सकता है, एंजियोएडिमा, एनाफाइलैक्सिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, इटमोइडल पॉलिप हो सकता है। अब हम बात करते हैं एस्पिरिन की। हम एस्पिरिन का क्वेश्चन पक्का आता है, मतलब अगर एनसेट में पूछा जाता है तो एस्पिरिन के बारे में बहुत ही मतलब ढंग से पूछा जाता है, इसका डिटेल पूछा जाता है, यूजेस पूछे जाते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं इसके यूजेस की। एस्पिरिन किसका डेरिवेटिव है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। अब इसके यूजेज लो डोज, मीडियम डोज, हाई डोज में डिवाइडेड होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लो डोज की, जो कि 40 to 320 mg होती है। सेलेक्टिव एंटीप्लेटलेट एक्शन होता है इसका, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है MI और स्ट्रोक में। मीडियम डोज कितनी होती है, 500 to 800 mg। इसका यूज़ होता है एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक, बट आजकल में इसका यूज़ है ना थोड़ा कम होता है, बिकॉज अगर बच्चों में वायरल इन्फेक्शन है तो ये एक सिंड्रोम कोज करता है, रेज सिंड्रोम, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। हाई डोज 2 to 5 ग्राम पर डे, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है इसका, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ये एस्पिरिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है इन रूमेटिक फीवर, रूमेटोइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। मिसलेनियस यूजेस की बात करते हैं तो कोलोरेक्टल कैंसर, फैमिलियल एडिनोमेटस पोलीपोइसिस, अगर किसी बंदे को है और हम अगर इसमें PG इंक्रीज हो गया तो ये मैलिग्नेंट कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है अगर हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक नहीं किया तो हम कोक्स एंजाइम्स का यूज़ करेंगे, कोक्स इनहिबिटर्स का, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन कम हो जाए और ये जो कैंसर है, पोलिपोसिस है, ये मैलिग्नेंट कैंसर में कन्वर्ट होने से बच जाए। एल्जाइमर डिजीज़ में भी न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्शन माना जाता है कोक्स का। ट्रीटमेंट ऑफ ACE इनहिबिटर इंड्यूस ड्राई कफ, ट्रीटमेंट ऑफ नियासिन इंड्यूस फ्लशिंग में भी हम एस्पिरिन का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं प्रिक्वेशन। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है, अगर हम एस्पिरिन दे रहे हैं तो जो पेशेंट है उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, क्योंकि GIT में PGE1 जो होता है वो इंसुलिन को इनहिबिट करता है और हमने कोक्स एंजाइम दे दिया तो PGE2 का जो सिक्रीशन है वो बंद हो जाएगा और पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है अचानक से। चिल्ड्रन में क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वायरल इन्फेक्शन अगर हैं, और वायरल इन्फेक्शन का हम पता कैसे चलाएंगे कि चिल्ड्रन में है, उसको बुखार होगा, फीवर होगा और रैशेज होंगे उसकी बॉडी पे, जस्ट लाइक एग्जाम्पल वायरल इन्फेक्शन के इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स। अब वायरल इन्फेक्शन और हमने उसको एस्पिरिन दे दिया, कोई भी एनसेड दे दिया, तो क्या होगा, रेज सिंड्रोम होगा। रेज सिंड्रोम क्या होता है, हिपैटिक एंसेफेलोपैथी, लीवर फेलियर हो जाएगा और इंसेफेलोपैथी हो जाएगा ब्रेन में। गाउट पेशेंट में क्या होगा, इंक्रीज यूरिक एसिड हो जाएगा अगर हमने एस्पिरिन दे दिया है एनसेड। हाई डोज एस्पिरिन क्या करता है, अगर एक्सेप्शनली हाई डोज है, मोर देन 2 ग्राम अगर हम बंदे को, या मोर देन 5 ग्राम अगर दे रहे हैं किसी बंदे पेशेंट को एस्पिरिन, तो उसका इफेक्ट होता है डिक्रीज यूरिक। नॉर्मल डोज में उसका जो इफेक्ट होता है वो इंक्रीज यूरिक एसिड का ही इफेक्ट होता है। नाउ कम्स टू द साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट इसके क्या है, मोस्ट कॉमन भाई वही है, नोजिया एंड वोमिटिंग, एपेप्टिक अल्सर, जैसे मैंने पहले भी बताया। वही इफेक्ट एस्पिरिन के साइड इफेक्ट्स है जो हमने पहले साइड इफेक्ट्स पढ़े हैं। पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसके ट्रीटमेंट के लिए पेप्टिक अल्सर के, PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जो कि मेरा सबसे पहला वीडियो था वो इसी पे है, आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को, बहुत अच्छा है, इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। पीजीज, सिंथेटिक पीजीज भी हम दे सकते हैं, PGE1, मीसोप्रोस्टोल, ओके। एलर्जिक रिएक्शन, रेज सिंड्रोम जैसे कि हमने ऊपर बात किया, तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमने आज है ना एनसेड की बहुत अच्छे से बात की है, एस्पिरिन की बात की है, इसका क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है एग्जाम में। तो थैंक यू सो मच, इसको पक्का बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।